नमस्कार दोस्तों। आज कहानी एक ऐसी लड़की की जो महज 21 साल की उम्र में दिल्ली के एक आयोजन में मंच पर चढ़ी और उस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक हीरो की धज्जियां उड़ाकर वापस लौटी। कहानी एक ऐसी लड़की की जो लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारी और इसके बावजूद अपने मिशन से नहीं भटकी। कहानी एक ऐसी लड़की ही जो आजाद भारत की सबसे ताकतवर दलित नेता बनी। ये मायावती के राजनीतिक जीवन की शुरुआत की कहानी का पहला किस्सा 7 सितंबर 1977 की एक शाम जगह दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी। जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी और जनता पार्टी ने जाति के भेदभाव को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस कॉन्फ्रेंस के स्टार उस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक हीरो राजनारायण जो 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हीं के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। राजनारायण जिन्होंने 1977 में गांधी को उसी रायबरेली में 55,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव आया था। राजनारायण मोरारजी देसाई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। वो मंच पर आए और दलितों के हितों के बारे में तमाम बातें कहने लगे, लेकिन राजनारायण ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मंच पर और सामने समूह में तमाम दलित नेता बैठे हुए थे, किसी ने ऊह तक नहीं की। नारायण के भाषण के बाद जमात के तमाम नेता और बोले और फिर मौका मिला उस लड़की को। लड़की मंच पर आई और उसने राजनारायण जनता पार्टी कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा कि यह समाजवादी नेता अपने आप को बहुत बड़ा खुदमुख्तार समझते हैं, लेकिन ने यह तक नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना भी एक किस्म का अपमान है। उस लड़की का नाम था मायावती। मायावती यह भी बोली कि हमारे भगवान बाबा साहेब अंबेडकर ने भी कभी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने संविधान बनाया और उसमें भी हमारे लिए शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया। तो फिर राजनारायण की हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए यह शब्द इस्तेमाल करने की? मायावती के यह कहते ही सामने बैठी भीड़ में नए सिरे से जोश जाग गया। राजनारायण मुर्दाबाद, जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। कितनी अकल्पनीय होगी यह स्थिति कि एक पार्टी जो नई नई सत्ता में आई है, बदलाव की बयार पर सवार होकर उसको इतनी अजीबोगरीब राजनीतिक स्थिति का सामना करना पड़े। अपने ही बैनर तले बुलाई कॉन्फ्रेंस में मायावती मंच से बोलकर नीचे उतरी तो दलित समुदाय के तमाम नेता, तमाम प्रतिनिधि उनको बधाई देने पहुंच गए। इसमें एक संगठन था बामसेफ कांशीराम का स्थापित किया हुआ संगठन, जिसको दिल्ली में जड़ें जमाए अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। उसके नेताओं की मायावती पर नजर जम गई और खबर काशीराम तक पहुंची। दिसंबर 1977 की एक शाम इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के 3य श्रेणी के कर्मचारी प्रभुदास के घर में रात की तैयारी हो चुकी थी। ज्यादातर बच्चे प्रभुदास और उनकी पत्नी सोने की तैयारियों में लगे थे, एक शख्स को छोड़कर, और वो थी प्रभुदास की बड़ी बेटी मायावती जो दिन में स्कूल टीचरी भी करती थी, शाम को लॉ की क्लास अटेंड करती थी और रात के वक्त खाना खाने के बाद IAS के एग्जाम की तैयारी किया करती थी। मायावती ने भी पढ़ाई शुरू ही की थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। घर वाले चौंक गए, क्योंकि अमूमन कोई भी रिश्तेदार इतनी रात में घर नहीं आता था। दरवाजा खोला तो सामने बामसेफ के दलित नेता खड़े थे। उन दिनों बामसेफ की दलित स्टडी सर्कल सक्रिय रहने लगी थी, इसलिए नेताजी को पहचानती थी। उनके साथ एक अधेड़ उम्र का शख्स खड़ा था, मुड़े टुड़े कपड़े पहने और गले में मफलर लपेटे। ये काशीराम थे। जैसे घर वालों को पता चला कि उनके यहां काशीराम आए हैं, सब में उत्साह दौड़ गया। काशीराम भीतर आए और घर के मुखिया प्रभुदयाल की तरफ देखा भी नहीं, सीधे मायावती से मुखातिब हुए बोले, बहुत पढ़ाई कर रही हो, इतना पढ़कर क्या करोगी? मायावती को बहुत अच्छा लगा कि दलितों का उभरता हुआ नेता सीधे उन्हें तवज्जो देते हुए बात कर रहा है, तो बोली, काशीराम जी, मैं IAS बनना चाहती हूं ताकि अपने समाज के लोगों का भला कर सकूं। काशीराम ने जवाब दिया, तुम अलग सोच रही हो, समाज के कितने अधिकारी बने मगर क्या भला हुआ?
क्योंकि उन अधिकारियों को भी नेताओं की हां में हां मिला नहीं पड़ती है, उनके हुक्म की तामील करनी पड़ती है। तुम मेरे साथ चलो, इस मिशन का हिस्सा बनो। मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगा कि दर्जनों कलेक्टर अपनी फाइलों पर दस्तखत करवाने के लिए तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े होंगे। मायावती को यह बात चुभ गई, लग गई। मायावती देर तक सोचती रही, कई दिनों तक सोचती रही, और उन्हें समझ में आ गया कि उनका रास्ता सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं बल्कि मिशन के लिए काम करना है, दलित समाज के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर देना है। मगर मायावती की सोच से उनके पिता प्रभुदास इत्तेफाक नहीं रखते थे। इसके चलते उनके और प्रभुदयाल के बीच लगातार झगड़े बढ़ते गए और एक उन्होंने अपनी बेटी को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो तुम काशीराम का और मिशन का साथ छोड़ दो और आईएएस के एग्जाम की तैयारी करो, वरना मेरा घर छोड़ दो। मायावती को इस दिन का अंदेशा था, इसलिए वह अपनी टीचर की नौकरी से कुछ कुछ पैसे बचाकर रखती थी। तो मायावती तैश में खड़ी हुई बोली, तो फिर मैं घर छोड़ती हूं। उन्होंने अपनी जमा पूंजी रखी, कुछ कपड़े रखे और पहुंच गई करोल बाग के बामसेफ दफ्तर। उस दिन के बाद से मायावती ने पलटकर पीछे नहीं देखा। काशीराम पंजाब के एक दलित परिवार में पैदा हुए थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते करते महाराष्ट्र पहुंच गए और वहां पर वो अंबेडकरवादी दलित चेतना से लैस हुए। लेकिन उनको अपनी राजनीति की जड़ें जमाने के लिए वापस दिल्ली लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि दिल्ली के पास में पंजाब था, जो उसकी जमीन थी, जहां पर उसकी बिरादरी के लोग थे, और दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश, जहां पर दलित समुदाय सबसे ज्यादा था। इसके बावजूद काशीराम की राजनीति में एक बड़ी अड़चन थी, वो यह कि जिस यूपी में वह अपने मिशन का विस्तार चाहते थे, वहां पर कोई भी उनको यह कहकर खारिज कर सकता था कि यह तो पंजाबी हमारी तकलीफें कितना समझेंगे। और इसलिए काशीराम को जरूरत थी एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे युवा आइकन की, जिसको आगे करके वो दलितों में चेतना पैदा कर सके। और इस काम के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं उन्हें नजर आईं तीखा बोलने वाली अंबेडकरवादी चेतना से लैस और तमाम सवर्णों को ठेंगा दिखाने वाली मायावती में। मायावती कांशीराम के साथ जुड़ी 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी, तो मायावती चुनाव लड़ी। यूपी के कैराना से तीसरे नंबर पर रही, 40,000 वोट मिले मायावती, और कांशीराम रुके नहीं। 85 में इलेक्शन हुए बिजनौर में, मायावती फिर चुनाव लड़ी, फिर हारी। 87 में हरिद्वार में इलेक्शन हुए, फिर चुनाव लड़ी, फिर हारी। लगातार 3 हार के बावजूद बीएसपी और मायावती और काशीराम के हौसलों में कमी नहीं आई थी, और इसका इनाम मिला उन्हें अगले 2 साल में। 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए। पूरे यूपी में वीपी सिंह की लहर थी। बोफोर्स घोटाले का दौर चल रहा था। राजीव गांधी हाय हाय के नारे लग रहे थे, लेकिन बिजनौर की सीट पर चुनाव जीती। वह बहुजन समाज पार्टी की पहली सांसद 9,000 वोटों से लोकसभा में पहुंची, और उसके बाद जो हुआ इतिहास पूरा देश जानता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मायावती को लोकतंत्र का चमत्कार कहा। 1993 में कांशीराम ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और 1995 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। वह भारत में दलित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। भारत भर में लाखों करोड़ों दलित उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते हैं और उन्हें सम्मान से बहन जी बुलाते हैं। उनकी पार्टी की ओर से समर्थकों के लिए उनकी प्रशंसा की गई है, और उनके जन्मदिन पर उनकी जयंती का व्यापक रूप से जश्न मनाया जाता है। बीआर अंबेडकर से प्रभावित होकर पार्टी का प्राथमिक फोकस नीति सुधार, सरकारी पदों पर अनुसूचित जातियों के सदस्यों की भर्ती पर सकारात्मक कार्रवाई और ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदान करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित समूहों की स्थिति में सुधार करना है। भारत में आरक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत विश्वविद्यालयों में सरकारी पदों और सीटों का पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित है। अपने पूरे राजनीतिक जीवन के दौरान मायावती ने कोटा में वृद्ध और धार्मिक अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जातियों जैसे अधिक समुदायों को शामिल करने के साथ पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में आरक्षण का समर्थन किया। अगस्त 2012 में एक विधेयक को मंजूरी दी गई
जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करती है ताकि आरक्षण प्रणाली को राज्य की नौकरियों में पदोन्नति तक विस्तारित किया जा सके। मायावती के करियर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लोकतंत्र का चमत्कार कहा है। दलित समर्थक उन्हें एक आइकन के रूप में देखते हैं और उन्हें बहन जी कहकर संबोधित करते हैं। उनकी सार्वजनिक सभाओं में बड़ी संख्या में दर्शक शामिल होते हैं जो कांशीराम का मिशन अधूरा करेगी बहन मायावती पूरा और बहन जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे लगाते हैं। 1995 में वह अपनी पार्टी के प्रमुख के रूप में एक राष्ट्रमंडल गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनी, जो उस समय तक राज्य के इतिहास में सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री थीं और भारत में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। वह 1997 में फिर से संक्षिप्त समय के लिए और फिर 2002 से 2003 तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में मुख्यमंत्री बनी। 2001 में कांशीराम ने उन्हें पार्टी नेतृत्व के लिए अपना उत्तराधिकारी नामित किया। वित्तीय अनियमितताओं का संदेह होने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने मायावती सहित 12 आवासों पर छापे मारे। इसने 2 दिन पहले उनके और 7 अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। छापे में उनकी झांत आय से अधिक संपत्ति के सबूत सामने आए। बाद में मायावती ने यह साबित करने के लिए अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया कि वह सत्ता की भूखी नहीं है। जून 2007 में राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने कहा कि उन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। मायावती ने अपने खिलाफ सीबीआई जांच को अवैध बताया। पार्टी ने दावा किया कि उनकी आय पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा दिए गए उपहारों और छोटे योगदानों से आती है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में मायावती ने कई स्मारकों के निर्माण और सार्वजनिक प्रदर्शन का आदेश दिया, जिनमें पार्क, गैलरी, संग्रहालय, स्मारक, भित्ति चित्र और बौद्ध और हिंदू दलित ओबीसी प्रतीकों जैसे गौतम बुद्ध, गाडगे महाराज, रविदास, कबीर, नारायण गुरु, ज्योतिराव फुले, शाहूजी महाराज, BR अम्बेडकर, बीएसपी पार्टी के संस्थापक कांशीराम और खुद की मूर्तियां शामिल हैं। उनका दावा है कि व्यय की आवश्यकता थी क्योंकि पिछली सरकारों ने बहुजन नेताओं के प्रति सम्मान नहीं दिखाया, जिनकी स्मृति में कभी कुछ नहीं बनाया गया था। उन्होंने 5 पार्कों और अंबेडकर मेमोरियल पार्क और मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल जैसे स्मारकों पर परियोजनाओं पर 6000 करोड़ खर्च किए, जो लखनऊ में BR अम्बेडकर, रमाबाई अम्बेडकर और कांशीराम के नाम पर बनाए गए थे। मायावती की सरकार ने मूर्तियों की सुरक्षा के लिए एक विशेष पुलिस बल की योजना को मंजूरी दी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें ध्वस्त कर सकते हैं। चूंकि स्मारक में उनकी अपनी मूर्तियां भी हैं, इसलिए मायावती पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा करदाताओं के पैसे बर्बाद करने का आरोप लगाया गया था। बीएसपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी मूर्तियां इसलिए लगाई गईं क्योंकि कांशीराम की वसीयत में अनुरोध किया गया था कि उनकी मूर्तियां बीएसपी के वर्तमान अध्यक्ष की मूर्तियों के बगल में बनाई जानी चाहिए। मायावती ने कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। मायावती ने अपना राजनीतिक जीवन तब शुरू किया जब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने उन्हें सिविल सेवा में शामिल न होकर राजनीति में प्रवेश करने के लिए राजी किया। मायावती ने अविवाहित रहने का विकल्प चुना। उन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। उनके समर्थकों ने उनके जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में घोषित किया है। कांशीराम के अंतिम संस्कार समारोह में मायावती ने कहा कि कांशीराम और वह दोनों बौद्ध परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करते रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाने का इरादा व्यक्त किया है जब राजनीतिक परिस्थितियां उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने में सक्षम बनाती हैं। अंतिम संस्कार करने का उनका कार्य लिंग भेदभाव के खिलाफ उनके विचारों की अभिव्यक्ति थी। जब वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से भिक्षुओं को प्रार्थना के लिए बुलाया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।